1975 का वो दौर जहां देश की राजनीति में कई उथल पुथल मचा हुआ था। आजादी के बाद एक तरफ अर्थव्यवस्था, सामाजिक राजनीतिक ताने बाने को नए सिरे से बुनने की जरूरत थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के इतर भी राजनीतिक स्वर तैयार हो रहे थे। लेकिन समग्रता से देखा जाए तो 1975 में लगी इमरजेंसी के दौरान देश में जो विपक्ष तैयार हुआ, जिसने भारतीय लोकतंत्र को जीवंत बना दिया। जून 1975 के उस दौर में जेपी ने भारत की सेना और पुलिस को खुलकर सरकार को आदेश न मानने का आह्वान किया था, क्योंकि वे आदेश अवैध थे। उस भाषण को अराजक करार देकर ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। जेपी और हजारों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। जयप्रकाश 139 दिन तक कारावास में रहे। तब उस समय दिनकर ने लिखा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती होगी। उस दौर में लिखी दिनकर की ये पंक्ति आज भी प्रासंगिक साबित हो रही है। जयप्रकाश जब बाहर आए तो वो क्रांति का बिगुल बजाते हैं और आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी का देश से सफाया हो गया। जनता पार्टी सरकार में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। जयप्रकाश ने जेल में एक डायरी लिखी जो प्रिजन डायरी के नाम से छपी और इस क्रांति का बीज बनी। उस डायरी के पन्ने पर लिखा था, मेरे आसपास की दुनिया आज बिखर गई, इतनी बिखर गई कि शायद मैं इसे जीवन काल में जोड़ न पाऊं। मुझसे गलती हुई, शायद ये गलती हुई कि मैंने मान लिया कि प्रधानमंत्री लोकतंत्र और देश के रक्षक होते हैं, वो कभी तानाशाही पर नहीं उतरेंगे। 1951 में भारत का पहला चुनाव, दुनिया में इतना विशाल चुनाव कभी नहीं हुआ था। 489 सीटें, करोड़ों लोग एक साथ वोट डालने को तैयार थे, लेकिन पार्टियां कहाँ थी? कांग्रेस के अलावा कुछ ताकत बस कम्युनिस्ट पार्टी में थी। जब जयप्रकाश ने सोशलिस्ट पार्टी को चुनाव में उतारने का सोचा और फिर शुरू हुई कूटनीति, दुष्प्रचार। इंदिरा गांधी की उम्र भले कम थी, लेकिन राजनीति में अपने पिता से 2 कदम आगे थी। नेहरू के लिए अब भी जयप्रकाश उनके सोशलिस्ट क्लब के यार थे, पर इंदिरा के लिए शत्रु। पहला इल्जाम तो ये लग गया कि राम मनोहर लोहिया देशद्रोही है, उसने अमेरिका के हजारों डॉलर मंगवाए हैं। जयप्रकाश नारायण और लोहिया दोनों इस इल्जाम से आहत हुए। उन्हें मालूम पड़ा कि इस इल्जाम के पीछे नेहरू जी की अमेरिका में दूतावास में बैठी बहन है। नेहरू जी ने कहा कि अगर लोहिया ने कुछ किया भी है तो उन्हें चुनाव के समय यूं बदनाम नहीं करना चाहिए। ये सुनकर लोहिया आग बबूला हो गए कि नेहरू जी इस इल्जाम को पुख्ता कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। उस वक्त जयप्रकाश नारायण को लग गया कि पंडित जी की बेटी चुनाव जीतने के लिए किसी नीचता तक जा सकती है। इसे झूठी अफवाह का फर्क पड़ा। जनता को विश्वास हो गया कि एक ही ढंग की पार्टी है कांग्रेस। फिर क्या, कांग्रेस की जोरदार जीत हुई। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से अंबेडकर स्वयं चुनाव हार गए। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी 25 सीटों के साथ बनी कम्युनिस्ट पार्टी जेपी के पार्टी को सिर्फ 12 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी भड़भड़ा कर गिरने लगी। मंच पर हजारीबाग जेल के साथ भागे क्रांतिकारी साथी रामानंद मिश्र ने कहा, मैं न सोचता था कि हमारे क्रांतिकारी नेता जयप्रकाश आजादी के बाद यूं कमजोर पड़ जाएंगे, जिसने हमें चुनाव में झोंक दिया और खुद लड़ा ही नहीं। अगर कांग्रेस भ्रष्ट कूटनीति अपना सकती है तो हम भी अपनाते। जयप्रकाश वही मंच पर रोने लगे। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं है रामानंद, क्या हम इन्हीं हथकंडों के लिए आजादी चाहते थे? केरल में आखिरी समाजवादी खेमे की जीत हासिल हुई, लेकिन उस जीत के बाद बने समाजवादी मुख्यमंत्री ने जब किसानों के विरोध पर गोली चलवा दी, लोहिया भी टूट गए। उस वक्त किसान आंदोलन में इलाहाबाद जेल में थे और वहीं से कहा कि कैसा समाजवाद ला रहे हैं जो अपने ही किसानों पर गोली चलवाए। या तो हमारी पार्टी से नैतिक तौर पर इस्तीफा दे या मैं पार्टी छोड़ दूंगा। जयप्रकाश और लोहिया को लगने लगा था कि उनकी समाजवादी पार्टी के लोगों को समाजवाद से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें भी बस चुनाव जीतकर सत्ता से मतलब है। तभी एक दिन पंडित नेहरू ने बुलाया, कहा, जयप्रकाश, मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरे भाई, इस देश को जरूरत है।
अब सरकार रहे नहीं और तुमने ठीक कहा कि पार्टी भ्रष्ट होती जा रही है। तुम अपनी समाजवादियों के साथ लौट आओ। जयप्रकाश ने कहा, मुझसे राजनीति संभव नहीं है, मैं जमीन का आदमी हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। डेस्क से खुशबू की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।